अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाहूँगा कि टिकटॉक भारत में बैन है और इसीलिए मैं टिकटॉक पे नहीं जाता था, लेकिन अब मैंने टिकटॉक पे भी काम शुरू किया है कि आफ्टर ऑल मेरे फॉलोइंग में अमेरिका, यूके वगैरह से भी लोग हैं और मेरी फॉलोइंग में तकरीबन 10% पाकिस्तानी भी हैं। तो टिकटॉक पे भी मैंने लगाना शुरू किया है। भारत में भी वीपीएन के ज़रिए कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने टिकटॉक पे पोस्ट करना शुरू किया है। सिर्फ ये बताना था। अजीज़ दोस्तों, हमारे जो ब्रांडेड मौलवी हैं ना, जो सेलिब्रिटीज़ के मौलवी हैं, जो सबसे बड़े हरामखोरों की लिस्ट में टॉप पे बैठा है, तारिक जमील, उसने कहा है कि बलूचिस्तान और केपी के में सूरत हाल ख़राब है, वहाँ पे टेररिज्म और चीज़ें बहुत हैं। इसकी वजह ये कि वहाँ के लोग दीन से दूर हैं। अब इस हरामखोर को कोई समझाए कि पठान से ज़्यादा दीन वाले कौन हैं। केपी में लिटरली तालिबानाइजेशन हो चुका है, तालिबान की शरिया वहाँ पे नाफिज है, तो ये दीन से दूर हैं। और पंजाब के लोग दीन के करीब हैं, जिनका कोई दीन और ईमान भी नहीं है, या सिंध के लोग, कराची के लोग, ये तुम्हारी नज़र में दीनदार हैं। अबे पाकिस्तान में दीनदार कोई भी नहीं है, सब हरामी हैं साले। अजीज़ दोस्तों, एक दोस्त ने मुझे बताया कि लोग कहते हैं कि मीर जाफ़र और मीर सादिक गद्दार थे। अब मैं भी बचपन से तो ज़ाहिर पाकिस्तान में बैठ के हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो गद्दार थे, लेकिन बहरहाल वो अंग्रेज़ों के ना सही तो इससे हिंदुओं के खिलाफ तो थे ही थे। भाई मीर जाफ़र जो था वो बंगाल के नवाब का मुलाजिम था, तो बंगाल का नवाब मुसलमान। मीर सादिक जो था वो टीपू सुल्तान का था, तो टीपू सुल्तान और बंगाल के नवाब, क्या नाम था यार, मेरे जहन से निकल गया। तो ये लोग तो एंटी हिंदू थे। अब ये अंग्रेज़ों के गद्दार थे। अगर हम इनको गद्दार माने भी और ये अंग्रेज़ों के हाथों बिके थे, तो ये सिपह सालार थे, फौज, मतलब बंगाल और इधर मैसूर की फ़ौज के चीफ थे। तो अंग्रेज़ों ने हमेशा फ़ौज के चीफ को अपना ग़ुलाम बनाया है। तो आज भी जो बैठे हैं ये सब फ़ौज के चीफ हैं। अब ये पीटीआई वाले आजकल इस पिक्चर को लगा रहे हैं कि ये सब अमेरिका के ग़ुलाम हैं। अब मज़े की बात देखें कि पहला और सबसे बड़ा अमेरिका का ग़ुलाम अयूब खान था, वो इस पिक्चर में नहीं डाला, इसलिए कि अयूब खान का पोता सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई का। तो पीटीआई अब अपने सेक्रेटरी जनरल के दादा को तो वो गालियाँ नहीं देगी, जबकि अंग्रेज़ों का और अमेरिका का सबसे बड़ा ग़ुलाम तो अयूब खान ही था ना। अयूब खान ने ही पाकिस्तान को अमेरिकी ग़ुलामी में दिया ना, इसके बाद वो सिलसिला चलाए। तो ये है पाकिस्तान में बर्बादी का ज़िम्मेदार आर्मी है। ये आपके सामने जो खड़े हैं, इसमें एक्स आर्मी चीफ जहांगीर करामत और बाकी ये सब आर्मी जनरल हैं, जो इन्होंने एक फोरम बनाया है, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एसोसिएशन ऑफ कनाडा। इन्होंने हमें गद्दारी का सर्टिफिकेट देते थे। ये जितने आर्मी के जनरल हैं, ये रिटायर होने से पहले ही कनाडा में सेटल कर देते हैं अपनी फैमिली को। इधर रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट लिए, सारी ज़मीनें, एग्रीकल्चर वगैरह ली, चल भाई जाता पड़ा है। अजीज़ दोस्तों, आते हैं थोड़ा भारत पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के अखबार अब तक मोदी जी के विक्ट्री को हज़म नहीं कर पा रहे। लिख रहे हैं कि इंडिया ने नफ़रत को शिकस्त दे दी, मोदी को मुसलमानों के रहमो करम पे छोड़ दिया। कौन से मुसलमान? अब तो वो अरफा खानम शेरवानी रो रही है कि इतनी बड़ी कैबिनेट, इतनी बड़ी बीजेपी के 300 के करीब एमपी हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। तो तुमने मुसलमानों को कहा था कि वोट डालो बीजेपी को,
भाई ये तो ऐसा ही है कि जैसे किसी ने इस पर ट्वीट की है कि अरफा, अगर अब्दुल शादी करे सलमा से तो बच्चे की विश आप अंकित से तो नहीं करोगे ना। तो वैसे ही इनसे हजम नहीं हो रही। जैसे कि ये डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर समझती है, इसका मतलब इसका मैं मुंह देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा गुस्सा आता है कि शक्ल, मतलब आपके पास अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर लो। नाज़रीन, ये कानून फितरत समझ लें कि कमीने जितना भी अरूज पालें आखिर को ज़लीलो ख्वारी होते हैं, और यही सब कुछ भारतीय इंतखाबात में, इलेक्शंस में मोदी के साथ हुआ। क्योंकि इस फ्रॉडिये ने जाली सर्वे करवाकर मीडिया को ख़रीद कर जो अपनी मकबूलियत का एक महल बनाया हुआ था, वो भारतीय अवाम ने एक ही धक्के में ज़मीबोस कर दिया। इस फ्रॉडिये के दावे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन शाबाश है भारतीय वोटर्स को जिन्होंने मोदी को मारी है ऐसी मार कि भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है हाहाकार। क्योंकि बड़े तकब्बुर और फख्र से इस फ्रॉडिये ने राम मंदिर के इफ्तिताह से जो इंतखाबी सफ़र शुरू किया, उसका इख्तिताम उसी अयोध्या के मुकाम पर बदतरीन शिकस्त से हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि अगर ज़रा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे, मगर इस बेशरम का शर्म से क्या काम। हिंदुत्व का दिल समझे जाने वाले अयोध्या ने मोदी को इतने जख्म लगाए कि सादा अक्सरियत लेने के बावजूद बीजेपी के जो कैंप हैं उनमें सफ़े मातम बिछी हुई है। रोने धोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही हैं। और इस बेशरम को अगर देखें कि मीडिया पर खुशी का इजहार करता फिर रहा है, तीसरी बार हुकूमत बनाने के भाषण दे रहा है। देखा आपने इस जैसा को बेशरम, बेगैरत और कमीना शख्स। मैं ये कहती हूँ इसे गुजरात के मजलूमों की आहें ले डूबी हैं। भारत के लिए तो खास तौर पर मुसलमानों और कश्मीरियों की बद्दुआओं ने नरेंद्र मोदी की बदबख्ती को मुमकिन बनाया है। इस बेशरम को वज़ीर आज़म बनाना है या नहीं, ये फैसला बीजेपी ने नहीं बल्कि अब इत्तेहादियों ने करना है, जिनके लंबे मुतालिबात की जो लिस्ट है उस पर भारतीय मीडिया में बहस होने लगी है। जैसा ये बेशरम और बेगैरत है, हो सकता है कि सौदेबाजी करके तीसरी बार वज़ीर आज़म बन भी जाए। मुंह खोलती है तो ऐसा लगता है गटर का दरवाजा खुला है, गटर बुम 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 बुम। तो ये है अजीज दोस्तों पाकिस्तानियों की हालत। मतलब जीते हैं मोदी जी, क्लियर मेजॉरिटी। किसी हॉर्स ट्रेडिंग के आपने किसी और दूसरी पार्टी के मेंबर्स को जबरदस्ती अपने साथ नहीं मिलाया, आपने कुछ ऐसा नहीं किया। कह रहे हैं अलाइस को रखना अब मोदी जी की मजबूरी है। तो जो गई पार्लियामेंट थी उसमें तो मोदी जी की मजबूरी नहीं थी। तो क्या एक नाथ शिंदे जी की शिवसेना नहीं थी क्या? क्या नीतीश कुमार जी इलेक्शन से पहले एनडीए का हिस्सा नहीं बने थे? उस वक्त तो ज़रूरत नहीं थी, 5 साल में ज़रूरत नहीं थी। आपने एनडीए को फिर भी चलाया मोदी जी ने। एनडीए 10 साल से चल रहा है, दोनों पार्लियामेंट में आपको ज़रूरत नहीं थी 10 साल तक, फिर भी चलाया। तो कह रहे हैं अब मजबूरी है, तो उस वक्त तो मजबूरी नहीं थी तो चलाया ना भाई। और ऐसी भी कोई ख़ास मजबूरी नहीं है। कैबिनेट अनाउंस हो गया, इससे पहले क्या था, मतलब जिसको देखो अपनी तौर पे लगा रहा था कि आप देखिएगा की मिनिस्ट्रीज इनको नहीं मिलेंगी, नीतीश कुमार ने ये डिमांड की है और नायडू साहब ने ये डिमांड की है, शिवसेना ने ये डिमांड की है। वो पवन चिराग पासवान जी हैं जो, उन्होंने उसी वक्त कह दिया था किसी इंटरव्यू में कि भाई मैं मौजूद था एनडीए की मीटिंग में, किसी पार्टी ने कोई डिमांड ही नहीं की, सब कुछ मोदी जी के हाथ में दे दिया है, किसी ने कोई डिमांड नहीं की। लेकिन आप देखें मीडिया, सोशल मीडिया, ऑपोजिशन, एनीवे पाकिस्तान का आपने देख लिया। अभी डॉक्टर फिज़ा ये बातें करते हुए 1 मिनट के लिए उसको शर्म आई कि उसके अपने मुल्क की डेमोक्रेसी क्या है। जीता हुआ इमरान खान की 100 सीटें खा गए आप इलेक्शन में। आपके यहाँ तो कभी इलेक्शन हुए ही नहीं है डॉक्टर फिज़ा, आपके यहाँ तो कभी इलेक्शन हुए ही नहीं है। आपको तो अपना गटर जैसा मुंह खोलने से पहले शर्म आनी चाहिए कि आप किस मुल्क में बैठ के ये बात कर रही हैं। आप तो आर्मी के जूते चाटने वाले लोगों, आपको डेमोक्रेसी का पता क्या है जो आप भारत की डेमोक्रेसी पे बात कर रहे हैं?
खैर, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गए। फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, इटाली, अमेरिका, कनाडा, साउथ एशिया के बांग्लादेश, मालदीव, सब कंट्रीज ने मुबारकबाद दे दी। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की जो मुमताज़ बलोच हैं, उनसे पूछा गया कि आपकी तरफ से अभी तक पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद नहीं की मोदी जी की विक्ट्री की। बोला नहीं, वी आर वॉचिंग सिचुएशन। उनको ये था कि शायद वहाँ पे भी आईएसआई बैठी हुई है जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 करके मोदी जी की सीटें सो खा जाएगी और राहुल गांधी को दे देगी, तो हम फिर इस पर मुबारकबाद राहुल गांधी को देंगे। लेकिन हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। तो फिर आके नवाज शरीफ को, जब मोदी जी ने ओथ ले लिया, तो नवाज शरीफ ने ट्वीट किया कि मेरी ख्वाहिश, मेरी मतलब शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आपने तीसरी बार अपना ऑफिस ज्वाइन किया। आपकी पार्टी की सक्सेस इस इलेक्शन में बता रही है कि भारत के लोगों का आपकी लीडरशिप पे कितना विश्वास है, और हम उम्मीद को नफ़रत के ऊपर हावी करते हैं और सोचते हैं कि हमें 2 बिलियन लोग जो साउथ एशिया में रहते हैं उनकी फ्यूचर का सोचना चाहिए। तो मोदी जी ने भी नवाज शरीफ को जवाब दिया कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुबारकबाद दी, और इंडिया के लोग हमेशा अमन, सिक्योरिटी और प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के लिए खड़े रहे हैं। सिक्योरिटी आम आदमी की, प्रॉस्पेरिटी आम आदमी की हमेशा से हमारी प्रायोरिटी रही है। फिर शहबाज शरीफ ने भी मैसेज मुबारकबाद का भेज दिया। तो मतलब आखिरकार मजबूर होकर इन्होंने ये काम किया। अजीज दोस्तों, लकी मरवत में आर्मी की एक गाड़ी जा रही थी, भूम, धमाके से उड़ गई, 7 फौजी मारे गए। ISPR ने डिक्लेयर किया है कि लकी मरवत में एक आर्मी की गाड़ी जा रही थी, 7 फौजी मारे गए, जिसमें एक कैप्टन था जो कि पंजाब से था, सूबेदार वो गिलगित का था, मोहम्मद अनवर लांस नायक वो घांची से था, एक और लांस नायक गिजेल डिस्ट्रिक्ट। इस तरह 7 फौजी मारे गए। पाकिस्तान की आर्मी उसको जनाजे को कंधा दे रही है, और ये अभी जारी और सारी रहेगा, क्योंकि ये फ़ौज लड़ने भड़ने के काबिल नहीं रही है। इनका काम लड़ना भड़ना नहीं रहा, इनका काम बस अब लूट मार और कुछ नहीं है। चमन में 40 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 17 फौजी थे, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब रुक गए, कल से रुक गए। प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से चल रहे थे, क्योंकि वहाँ के लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया था और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान, POK, बलोचिस्तान, KP, इन जगहों से सबको दिन दिहाड़े उठा लिया जाता है। अभी PTI के शहबाज गिल के भाइयों को उठा लिया, एक और PTI का लीडर है उसके भाइयों को उठा लिया, क्योंकि वो लोग गायब हैं। तो जो नहीं मिलता उसकी फैमिलीज़ को उठा के लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स नाम की कोई सी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में आर्मी इस वक्त खुल के बदमाशी कर रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। और यह है कि बलूचिस्तान में चमन में कई दिन तक मामलात ख़राब रहे, धरने लगे रहे कि हमारे लोगों को क्यों छोटे छोटे मामलात पे उठा लिया जाता है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए इलेक्ट हो गया है। 1 जनवरी 2025 से पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी शुरू करेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं, जो 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। उसमें
जो सीट जापान के पास थी, एशियन सीट, एशिया की जो सीट, वो जापान हार गया और पाकिस्तान जीत गया। 193 मेंबर की जनरल असेंबली ने वोटिंग में 124 वोट पाकिस्तान को दिए हैं। पाकिस्तान उसको ज़ाहिर गज़ा, कश्मीर और सारे टोपी ड्रामे के लिए उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करेगा। एक पाकिस्तानी आदमी ने पाकिस्तान में पहला गे क्लब बनाया तो उसको गिरफ्तार करके मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। मेंटल हॉस्पिटल में इस वक्त भेजना है ना, तो पाकिस्तान की सारी टॉप की आर्मी के लीडर्स, ब्यूरोक्रेसी, मुल्ला, सारे टॉप की जितनी बड़ी पार्टियां हैं मुल्लाओं की, सबको, पॉलिटिशियन, जजेस। इनफैक्ट इस वक्त पाकिस्तान द कंट्री खुद एक मेंटल अजाइलम सेंटर बना हुआ है। अजीज़ दोस्तों, और मज़ीद मेरे पास कुछ खबरें हैं, लेकिन आगे फिर इसके बारे में बात करेंगे किसी प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।